Hello everyone, welcome to Major HS Kulsi's Balnoi Academy. I am Samir Singhal and today we are going to discuss the Modern History Practice Set 1 and we will see the type of questions we have. We will also see the type of discussions we are going to discuss and the type of content we are going to discuss, and we will also see the type of things that will help us in our upcoming exams. So without any delay, let's start our session and see what questions we have today. So इफ वी डिस्कस अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है हमारे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, देन अनदर वन इज द एंशिएंट हिस्ट्री एंड देन कम्स द मेडिवल हिस्ट्री. सो लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एंशिएंट एंड द मेडिवल, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडर्न. सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द Regulating Act of 1773. It established a general council of 5 members in Calcutta. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade. It provided for the establishment of a Supreme Court at Madras. Okay, तो सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी होगी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी यहाँ तक आती कैसे है. तो एक बात समझ लीजिए, इंडिया में जब भी हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मेजर बैटल जो रहा वो रहा 1757 में, दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी. कौन सा रहा? बैटल ऑफ प्लासी रहा. बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगर बात करते हैं तो अगला बैटल जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है इनका 1764 में, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर के बाद 1765 में एक ट्रिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद. ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की अगर बात करें तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव एक सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1765 से लेकर 1773 तक चलता है, क्योंकि 1773 में सिस्टम बदल दिया जाता है और आता है रेगुलेटिंग एक्ट. रेगुलेटिंग जैसा नाम बता रहा है, ये रेगुलेट करने के लिए आया था. मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें दिखाई दे रही थी, करप्शन दिखाई दे रहा था, तो उसको रेगुलेट करना जरूरी था, तो उसके लिए नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के, दैट वाज लॉर्ड नॉर्थ. कौन थे इस समय? लॉर्ड नॉर्थ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे. दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो कौन बने? वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स. कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं जिनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया था, याद होगा. अब बात करते हैं जरा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें आती हैं. तो देखो क्या क्या आता है. इट एस्टैब्लिश्ड अ जनरल काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स इन कैलकाटा. यहां पर 5 मेंबर्स की बात कर रहा है. अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको समझना होगा सबसे पहली बात कि जो जनरल काउंसिल बनाई गई थी उसमें 5 नहीं बल्कि 4 मेंबर्स हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल. तब वो 5 हो जाते हैं, लेकिन मेंबर्स की बात हो रही है तो 4 थे. उसके बाद कह रहा है इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड. जैसा मैंने कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहले वाला गलत हो जाता है. तीसरा क्या कह रहा है? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास. याद रखिए, मद्रास नहीं बल्कि पहली सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश की गई थी वो की गई थी एट कैलकाटा. सो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा. आई होप ये क्लियर होगा. तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये भी गलत हो जाता है, एंड विद दैट पॉइंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ओनली, बी ऑप्शन, दैट इज 2 ओनली, क्योंकि केवल 2 ही ऑप्शन जो है वो हमें सही दिखाई यहां पे दे रहा है. ठीक है, तो उसको याद रखिएगा. जो बातें मैं आपको बताता चलूं आप प्लीज उन सभी बातों को नोट करते चलिए, है ना. दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स. अगला आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की. जैसे आपके सामने है सत्य शोधक समाज, उसके अलावा सेवा सदन, द भारत स्त्री महामंडल, द सोशल सर्विस लीग, और दूसरी तरफ पूछा गया है कि कौन उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं या फाउंडर्स हैं. तो आपके सामने ऑप्शंस हैं. अगर इसमें हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है
चीज देखने को मिलती है सत्य शोधक समाज की। तो सत्य शोधक समाज जो है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसके एक बहुत ही फेमस फाउंडिंग मेंबर कौन थे, तो वो थे हमारे मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल हैं। अगर मैं बात करूं सत्य शोधक समाज की, तो सत्य शोधक समाज जो है वो सबसे ज्यादा रिलेट फील करता है किससे, ज्योतिबा फुले से। लेकिन उसके अलावा मुकुंद राव पाटिल, तो अगर पहले वाले को देखोगे तो ए के साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ए के साथ फर्स्ट आएगा, तो यानी ये दोनों ऑप्शंस मेरे लिए खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बचती है बाकी दोनों की बात। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है कि हमारे जो सरला देवी चौधरानी हैं, ये आ जाती हैं किसके साथ, ये आ जाती हैं भारत स्त्री महामंडल के साथ। यहां पे हम थोड़ा सा, अगर हमें नहीं पता तो हम थोड़ा सा नाम के साथ जा सकते थे कि ये कहीं ना कहीं स्त्री महामंडल जो है वो एक फीमेल से संबंधित होगा। दूसरी बात अगर हम कर सकते थे तो इस तरह से जा सकते थे, तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। तो डी का 3 मुझे मिलता है, तो एक ये भी हो जाता है, ये वाला ऑलरेडी एलिमिनेट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये क्लियर होगा। तो इस तरह से भी आप जा सकते थे। बाकी इसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो बात होती है द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज की बात होती है तो हमेशा बात आएगी किसकी, राजा राम मोहन रॉय। इनके अलावा बात करते हैं, इसी ब्रह्मो समाज को ऑल इंडिया ब्रह्मो समाज बनाने का काम किसने किया था, या भारतीय ब्रह्मो समाज बनाने का काम कौन कर रहा है, तो वो हैं केशव चंद्र सेन। कौन है, केशव चंद्र सेन है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ब्रह्मो समाज के एक और मेंबर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। एक और मेंबर बने देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर बात करें तो इन्होंने भी एक सभा बनाई, इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट वाज तत्वा बोधिनी सभा। इनके अलावा आर्य समाज हम सब जानते हैं, आर्य समाज इज रिलेटेड टू स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके अलावा बात करते हैं तो आपकी चर्चा आती है जब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में, तो अलीगढ़ मूवमेंट आता है। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने करी थी, उनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बात आती है, या हम डिस्कस करते हैं और भी कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड बाय मैडम बेल्टास्की एंड कर्नल ऑलकॉट। मैडम बेल्टास्की एंड कर्नल ऑलकॉट। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो दीज आर सम ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे बहुत बार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो फार ऑन दिस particular topic. Now, next one. The next question is in front of you. The Ilbert Bill controversy was a high watermark in the history of the Indian nationalism. It revealed the deep-seated racial prejudices of the Europeans and organized the Indians to protest against it. सबसे पहली बात, Ilbert Bill. This particular bill, when we are talking about, is particularly inaugurated, or you can say was launched by which one? It was launched by Ripon. It was launched by Ripon. एंड इल्बर्ट बिल की अगर बात करते हैं तो इल्बर्ट बिल होता क्या था, तो इल्बर्ट बिल में होता था कि हमारे जब बात आती है भारतीय जजेस की, तो भारतीय जजेस किसी यूरोपियन को सजा दे सकते थे। तो यूरोपियन को सजा देने की बात होती थी, तो किसके समय पे हुआ ये बिल, किसके समय पे ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी? इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Lord Ripon. Lord Ripon is also known as the father of local self government. Lord Ripon is the same person जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके कौन आया था, तो याद रखिए तब आपका नाम आता है लॉर्ड लिटन का। लेकिन अगर वो पूछे कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको कहते हैं, तो आपका आंसर आता है चार्ल्स मेटकाल्फ। सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी की अगर बात करते हैं तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में जो हमारे जजेस हैं उनको ये मौका दिया गया कि वो यूरोपियंस को भी सजा दे सकते हैं।
अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो अब देखते हैं जरा दूसरा वाला रीजन क्या कह रहा है। इट रिवील्ड द डीप सीटेड रेशियल प्रीजुडिस। काइंड ऑफ बात सेम ही हो रही है कि वो रेशियल प्रीजुडिस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही आंकलन लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम इस बेसिस पर जाएं तो यहाँ पे ये रीजन हमें एजर्शन को फुलफिल साबित करता हुआ दिखाई देता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। याद रखिएगा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है 1882 से आती है और ये आती है लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट क्वेश्चन और यहां पे अगर आप देखोगे द ब्रिटिश रूल इज अ रोलर ऑफ ट्रेमेंडस पावर which without as yet causing much blood is gradually crushing out the life of the people who among the following said this। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली यहाँ पे कौन दे रहा है, ऑप्शंस आपके सामने है, दादा भाई नरोजी, बी ऑप्शन इज रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन इज महात्मा गांधी एंड द डी ऑप्शन इज बेसिकली द बाल गंगाधर तिलक। ओके, सो नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो ये शब्द बोले गए हैं ये बोले गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ आप याद रखिएगा इनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर। एक्चुअली में ये ठाकुर ही हैं और ये जो शब्द है मतलब इनका जो सरनेम है वो ठाकुर है। ये नाम एंग्लसाइट हो जाता है इसलिए वो टैगोर हो जाता है। जस्ट लाइक प्लासी, जैसे प्लासी क्या हो जाता है इंडियन डायलेक्ट में हो जाता है पलाशी। सो दैट इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे ये कहानी आती है। अब बात करते हैं हम जरा रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो फेमसली नोन एज गुरुदेव। इनको क्या कहते हैं हम? गुरुदेव कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन who got Nobel Prize, who got Nobel Prize। इनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1913, इन द ईयर 1913। दूसरी बात, जब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो कौन सी किताब के लिए मिला था इनको? तो गीतांजलि। कौन सी किताब के लिए? गीतांजलि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ सर। इनको सर का टाइटल भी दिया गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज नाइटहुड। एंड आई होप यू ऑल नो ड्यूरिंग आफ्टर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही ड्रॉप दिस टाइटल ऑफ सर और नाइटहुड। इन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया था। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। इनका नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा शांति निकेतन नाम का जो है एक स्कूल बनाया गया जिसके अंतर्गत जिसके पास एक यूनिवर्सिटी आती है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अभी लगभग 2 साल पहले उसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्जा दिया गया, उसको इंक्लूड किया गया। अगर बात करते हैं दादा भाई नरोजी की, तो दादा भाई नरोजी की भी एक किताब आप जरूर याद रखिए। वन बुक ऑफ दादा भाई नरोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और बात आती है इनके बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट एशियन, ये पहले एशियन हो जाते हैं हु गॉट सिलेक्टेड और इलेक्टेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले सबसे पहले एशियन हो जाते हैं, याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी also was the first person who basically gave the theory of drain theory of wealth, and if we talk about him, he was also the first person who calculated the national income or we can say the per capita income of India। ठीक है, तो ये सारी बातें दादा भाई नरोजी के बारे में आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, if we talk about, he is famously known as the लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट his book very famous, गीता रहस्य, गीता रहस्य। Other than that, if we talk about Mr. Bal Gangadhar Tilak, he was the one who gave the theory that Aryans came from the Arctic region। Aryans कहां से पहुंचे थे? Arctic region से पहुंचे थे। Okay, apart from that, one very important point about Bal Gangadhar Tilak is that
please do write down this statement as I am saying it. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड मैं इसे पाकर रहूंगा. तो ये स्टेटमेंट किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है. वन मोर पॉइंट अबाउट हिम. His two papers were there, his two magazines were there. One was Maratha, the other one was the Kesari. Maratha, if we talk about Maratha जो है ये, अब if we hear the word Maratha, so we must think that it must be written in Marathi only. No, that is not the point. ये मराठी में नहीं लिखा जाता था, ये लिखा जाता है आपका इंग्लिश में. It used to be written in English, but Kesari was used to be written in Marathi. ये मराठी में लिखा जाता है. Okay, and महात्मा गांधी, if we talk about, so महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल भी किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ये बात भी इनके बारे में याद रखेगा. आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा. इस क्वेश्चन पे काफी चीजें हमने देखी. रेस्ट टेक अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यहां पे बात करते हैं. So which of the following statement regarding the Lucknow Pact is incorrect? लखनऊ पैक्ट के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट से संबंधित इसमें से कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है. लखनऊ पैक्ट सबसे पहले अगर बात करते हैं, सो लखनऊ पैक्ट बेसिकली रेफर्स टू द कांग्रेस सेशन एट लखनऊ in 1916. And the chairman or the president of this session was A.C. Majumdar. Do remember that this Lucknow Pact, it was done in the Lucknow session, of Congress. And who was the president of Congress at that time? A.C. Majumdar. A.C. Majumdar was the president. Now let's move to the points what it is saying. It marked the reunion of the moderates and the extremists. The Congress accepted the idea of separate electorate for Muslims. The Muslim League and the Congress jointly demanded the complete independence, and it was signed during the presidency of Ambika Charan Majumdar. So I just said that this presidency was basically the part of the Ambika Charan Majumdar in 1916, the Lucknow session. Apart from that, it also marked the reunion of moderates and extremists. And apart from that, we also have that Muslim League and Congress jointly demanded the complete independence, that is the Poorn Swaraj. So let me tell you one point here. First one is correct, no doubt. Now this one is also correct, no doubt. Now let's come to the fifth one, that Congress accepted the idea of separate electorate for Muslims. So let me tell you about it. आपको लगेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग क्या हमने मान ली थी. तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स में. अब बात ये आती है कि क्या कांग्रेस ने उसको रेफर किया या रिकॉग्नाइज किया? तो कांग्रेस ने उसको रिकॉग्नाइज किया था बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन द यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट टाइम बेसिकली कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिमांड. लेटर ऑन they did not support the separate state demand. Okay, so that is a difference in between which demand was accepted by the Congress. Now this one, the Muslim League and Congress jointly demanded the complete independence. जी नहीं, complete independence या पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करें, so it was first demanded in 1929 during the Lahore session. ये लाहौर सेशन के समय पहली बार डिमांड किया गया था. And the president at that time was Jawaharlal Nehru. So आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. Clear? Let's move to the next one. With reference to the companions of the Star of India (CSI), consider the following statements. Okay, so it was an order of chivalry founded by Queen Victoria in 1861, and it was meant to reward the Indian princes and British officers for loyalty. Okay, so basically you need to understand here one thing, that Britishers used to reward those people who are in favor of them, majority of them. Okay, and sometimes for their work as well. Like if we talk about Mahatma Gandhi, so Mahatma Gandhi को Britishers ने क्या उपाधि दी, क्या टाइटल दिया? केसरे हिंद. Okay, so that was for his work during the ambulance corps during the Boer Wars. And sometimes they also gave titles to the favorable person or the favorite persons. ठीक है, तो इस तरह से भी चीजें दी जाती थी. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं CSI की, तो कंपेनियन ऑफ द स्टार्स ऑफ इंडिया, तो आप कभी सर्च कीजिए तो बहुत से आपको प्रिंसली स्टेट्स और बहुत से आपको उस समय के ऑफिसर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये CSI का
जो टैग है वो दिया जाता था। इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रॉच जो इन लोगों को मिलता था, एक प्रकार का ऑनररी टाइटल होता था। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पे ये पहली बात 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी, दैट इज द वेरी करेक्ट थिंग। दूसरा, इट वाज मेंट टू रिवॉर्ड द इंडियन प्रिंसेस एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स फॉर द लॉयल्टी। तो ये दोनों बातें ठीक हैं, इस बात को याद रखिएगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेसिकली इज द सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द अदर वन। ओके, arrange the following events in chronological order. This is a very good question. These type of questions really helpful and kind of sometimes it is an easy mark, sometimes it is also a difficult one. So Curzon-Kitchener controversy, establishment of the partition of Bengal, appointment of the Rayleigh Commission and passage of the Ancient Monument Preservation Act. So basically अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो चारों चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, all are somewhere or the other related to the Viceroy of India, that was Curzon. Curzon was the Viceroy of India from 1899 to 1905. Okay, so this was the time period of Curzon. Now, why I am saying? Because बेसिकली सारी ही चीजें कहीं ना कहीं उसी के समय पे हो रही हैं। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिक्लेयर करना कर्जन ने किया, मिंटो सेकंड ने उसको पूरा किया, ओके 1905 में। सो इस तरह से हमें इसको देखना होगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सी चीज पहले हुई। तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले क्या हुआ था? रेले कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था, द फर्स्ट वन। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया तो मेरे पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है और ये भी खत्म हो जाता है। अब उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो मेरे पास 2 चीज और बचती हैं। एक बचता है मेरे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक बचता है पैसेज ऑफ द प्रिजर्वेशन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। तो याद रखिए, दूसरा इसके बाद कौन सा हुआ था आपका? ये वाला पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हुआ आपका 1905 में, क्योंकि ये वाला जो है ये 1902-3 के समय में कमीशन को भेजा गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है ये आपका 1904 हो जाता है, और फिर उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। और उससे पहले अगर बात करते हैं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पूरा होने से पहले आ जाता है कर्जन-किशनर कंट्रोवर्सी। तो यानी 3, 4, 1 and 2। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। And there is also one more statement about the Curzon. Curzon also gave one more statement, and the statement was, मैं जब तक भारत में हूं, I prefer that I would be the reason to perish Congress till the time I am in India. So who said these words? These words were said by Curzon. One more point, do remember that Curzon also basically organized the second Delhi Darbar. कर्जन जो है वो सेकंड दिल्ली दरबार भी करवा रहे हैं। फर्स्ट कौन करवा रहा है? तो फर्स्ट दिल्ली दरबार ये हुआ था लिटन के समय, सेकंड दिल्ली दरबार कर्जन के समय पे हुआ, और थर्ड दिल्ली दरबार जो है ये हुआ था हार्डिंज के समय, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्डिंज। ठीक है, तो टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, फोर्थ होने वाला था बट इट गॉट कैंसल्ड। अनदर वन, this question is related to Wood's dispatch. First of all, what is Wood's dispatch related to? It is related to the education. ये हमारा education से related है। अब बात करते हैं तो क्या कह रहा है? It rejected the downward filtration theory. दूसरा कह रहा है it recommended that the medium of instruction at the primary level should be English. It led to the establishment of the University of Allahabad first, and it discouraged the grants in aid system for the प्राइवेट स्कूल्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये आती है कि वो वुड्स डिस्पैच के बारे में पूछ रहा है। तो वुड्स डिस्पैच, सबसे पहली बात एजुकेशन, और एजुकेशन में मैग्ना कार्टा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा या बहुत बार देखा होगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो भारत में आज भी चलता है, उसमें बेसिकली एक सिस्टम चलता है कि दैट प्राइमरी लेवल, देन द सेकेंडरी, देन द सीनियर सेकेंडरी, देन कॉलेज, कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटीज है ना, पीएचडी वगैरह वो सब। तो वो बेसिकली जो सिस्टम है पूरा वो वुड्स डिस्पैच से आया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वुड्स डिस्पैच को स्क्रूटनाइज करने के लिए 1882 में कमीशन बिठाया गया था, दैट वाज द हंटर कमीशन। याद रखिए, एक हंटर कमीशन वुड्स डिस्पैच के स्क्रूटनी के लिए बिठाया गया यानी एजुकेशन के लिए, और एक हंटर कमीशन बनाया गया था
for the investigation of Jallianwala Bagh. Okay, so both are different, but the name is same. Now, if we talk about this one, so which of the following statement is correct? तो मैंने आपको अभी बताया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. मैंने आपको बताया वुड्स डिस्पैच क्या करता था. वुड्स डिस्पैच बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को डिफाइन करता था कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम या स्कूल सिस्टम चलना चाहिए. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट इसने हमसे पूछा है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दी फर्स्ट वन, दैट इज द ए. बिकॉज अगर मैं सेकंड वाले के साथ जाता हूं तो प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश जो है इसको इंट्रोड्यूस करने का काम मैकॉले ने किया था अलोंग विद द वर्नाकुलर लैंग्वेज. और इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये बाकी दोनों भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का भी कोई यूज नहीं है. वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में. एक और बात, वुड्स डिस्पैच जब आया तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज डेलहाउसी. ओके, ये बात भी याद रखिएगा. नेक्स्ट वन, अब यहां पे पीजेंट रिवोल्ट्स और लीडर्स के बारे में बात हो रही है. 4 ऑप्शंस है आपके सामने. पागलपंथीज, रामौसी अपराइजिंग्स, कुक्का मूवमेंट एंड फराइजी रिवोल्ट. ऑल द 4 रिवोल्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहला जो जिक्र, सबसे पहली बात जो आती है वो आता है आपका पागलपंथीज. पागलपंथीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, सो इट इज रिलेटेड टू द करम शाह. करम शाह एंड हिज सन टीपू. Please do not consider it Tipu Sultan. Tipu was the son of Karam Shah and they basically started this movement. And why they got the name Pagalpanthis? Because they believe in the orthodox thinkings. Because of that they were given this name Pagalpanthis. They started this revolt on the religious basis, but later it shifted towards the against the zamindars and the money lenders. Okay, so A का क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाता है. A का फर्स्ट अगर आंसर हो जाता है तो यानी ये दोनों ऑप्शंस मेरे खत्म हो जाते हैं. नाउ अनदर वन इज द कुक्का मूवमेंट. कुक्का मूवमेंट इज रिलेटेड टू पंजाब. कुक्का मूवमेंट पंजाब से आ जाता है. और अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं कुक्का की, सो जो हमारा कुक्का मूवमेंट है वो हमारा चला जाता है यहाँ पे किसके साथ? बाबा राम सिंह के साथ. तो सी का क्या हो जाता है? सी का हो जाता है 3. सी का 3 हो जाता है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द ए. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा A1, B2, C3 एंड D4. There are also some other movements that are really important at this time, like the All India Kisan Sabha. All India Kisan Sabha was organized in 1936 and they basically worked along with the Congress ताकि यहाँ पर एग्रीगेरियन पॉलिसीज में काम किया जा सके आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937. So please do remember that these are some of the very important movements and the revolts. Other than this one more very important movement was the 1899, the movement that was started by Bhagwan Birsa Munda. Bhagwan Birsa Munda. And if we talk about Bhagwan Birsa Munda, so the movement he started was the Munda Rebellion. The Munda Rebellion. It was also against the zamindars and the British conquest in the tribal areas, and this was started by Bhagwan Birsa Munda. Okay, so do remember that. So it was started in 1899. And if someone asks you that which particular mutiny is known as the first mutiny in India, it is not the 1857 revolt, but it was the 1806 Vellore mutiny. Which was the first one? The Vellore mutiny was the first one. Okay, I hope it is clear. Okay, now next one, the Congress ministries resigned in 1939 in 7 provinces. The British government declared India a party to World War II without the consulting the Indian people. So अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था इन द 1939 एंड फ्रॉम द 7 प्रोविंसेस. बिल्कुल ठीक बात है. ड्यूरिंग द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस कांग्रेस ने 7 प्रोविंसेस में मेजॉरिटी हासिल करी थी. दे गॉट मेजॉरिटी इन द 7 प्रोविंसेस एंड दे स्टार्टेड देयर मिनिस्ट्रीज देयर. तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वहां पे काम कर रही थी. बट द थिंग इज इन 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है तो क्या होता है, वहां पर जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स इस वॉर में एलाइज का साथ दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कौन आएंगे? हमारे साथ आएंगे इंडियंस. तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो वैसे ही कांग्रेस ने उसके खिलाफ
आंदोलन किया. कांग्रेस ने कहा that you have not asked for our consent and that is why we are resigning from the Congress ministry. So in 1939 they all resigned. So basically अगर बात करें यहाँ पे तो ये रीजन जो है ये assertion को बिल्कुल सही साबित करता है, एक बहुत ही सही explanation देता है इसका. तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा बच्चों वो आपको क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा. दैट इज फॉर 10th द आंसर इज ए. डू रिमेंबर दैट this provincial elections were held because in 1935 Government of India Act for the first time provincial autonomy was given, and provincial autonomy was given because for the first time federal system was introduced in India. And also do remember that 1935 Government of India Act, the diarchy was removed from the provinces but was introduced in the center. Okay, so these are some of the points related to the 1935 Government of India Act. दूसरी बात, 1935 Government of India Act जो है वो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आया था? सो इट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग was the first to use the word स्वराज in the political sense? So स्वराज वर्ड को पहली बार किसने यूज किया था इन सभी में से? अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है ये, कई बार इस पे सवाल आता है. एंड लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. He founded the Arya Samaj in 1875 in Bombay, and Swami Dayanand Saraswati was also known as the person who gave the slogan back to Vedas. He also gave the slogan India for Indians, and he was also the one who basically used this term in the modern political sense, and that is the term Swaraj. अगर हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें हिंदवी स्वराज भी शब्द मिलता है, दैट वाज यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सेंस एंड इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो इन दैट टाइम द वर्ड वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती. ओके, अदर देन दैट वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल. It was during the 1906 Calcutta session that Congress demanded for the first time about the Swaraj. So it was in 1906. But for Poorn Swaraj, Congress demanded Poorn Swaraj in 1929. 1929 के लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी. ठीक है, तो ये बातें भी याद रखिएगा. Okay, next one. So the question is about the Indian Council Act of 1861, and it is saying it introduced the portfolio system. It gave the Governor General the power to issue the ordinance in emergencies, and it provided for the legislative devolution to the provinces of the Madras and Bombay. So if we talk about the question number 12, so Indian Council Act 1861 की ये बात कर रहा है. यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट को ऐसे भी देखा जाता था कि अभी 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा बैकफायर ना देखने को मिले. तो उसके लिए वहां पर काफी चीजें उसमें से की गई, जिसमें से पहला सिस्टम था पोर्टफोलियो सिस्टम, क्योंकि वाइसरॉय आ चुका था, वाइसरॉय को अपने एग्जीक्यूटिव्स को पोर्टफोलियोज देने थे, तो पोर्टफोलियो सिस्टम आया था. दूसरा, इट गेव द गवर्नर जनरल द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस इन द इमरजेंसीज. तो इमरजेंसीज के लिए ऑर्डिनेंस पावर की बात यहाँ पे की गई थी. एंड प्रोवाइड द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन टू द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अलावा, it was for the first time that 3 Indians were added into the Legislative Council. Who were the 3 Indians? Sir Dinkar Rao, Raja of Banaras, and Maharaja of Patiala. So these were the one जिनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में. और उसके अलावा जो बाकी 3 बातें वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का आंसर इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? द आंसर विल बी डी. और ये सारी बातें याद रखिएगा. और एक बात और, ये एक्ट जो आया था ये आया किसके समय पे था? सो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज कैनिंग. Let's move to the next one. A very important question regarding the subsidiary alliance. Subsidiary alliance is a very important topic. Many a times the question has been asked on this particular topic. So let's discuss some more points about it. First of all, let's see the question options.
The ruler of the allying state was compelled to accept the British resident. And please remember, it is asking you the incorrect one. Okay, the state had to maintain a British contingent, that is the British army. The state could enter into the alliance with the other powers with the permission of the residents. The British promised non-interference in the internal affairs of the state. So if we discuss about this one, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है सबसे पहली चीज, सब्सिडी अलायंस का जो आइडिया है वो आइडिया ओरिजिनली किसने दिया था? The idea originally was given by Francois Dupleix. The idea originally was given by Francois Dupleix, but officially it was introduced in India by Lord Wellesley. Lord Wellesley was the first जिन्होंने इसको introduce किया 1798 में. And which particular princely state was the first to accept the subsidiary alliance? That was Hyderabad. After Hyderabad, who was the first? Mysore, then Awadh, and in 1802 the Peshwa. So this is the chronology of this one. Now if we go into the options that we have, जहाँ पे options में अगर हम आते हैं तो सबसे पहली चीज ये बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट्स बोले या ब्रिटिशर्स बोले दोनों को रखना जरूरी था. स्टेट हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश कंटिजेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है. फोर्थ वाले की बात करते हैं तो ये बोला था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट वी नो वो इंटरफेयर करते थे, लेकिन बोला यही था. एंड द स्टेट कुड नॉट एंटर इनटू द अलायंस विद द अदर पावर्स विद द परमिशन ऑफ द रेजिडेंट्स. सो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सॉरी, कुड एंटर इनटू द अलायंस, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो केवल रेजिडेंट्स की आज्ञा से क्या वो इसमें किसी पावर के साथ अलाई कर सकते थे या नहीं, तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाती है. तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दैट इज द सी ऑप्शन. सो 13 का सही आंसर होगा सी, इसको याद रखिए. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, अनदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. क्या कह रहा है? Who said I am a socialist and a republican and am a no believer in kings and the princes or in the order which produces them. So options आपके सामने हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण and M.N. Roy. So if we talk about them, so हमें यहाँ पे जो पूरा स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, इस स्टेटमेंट के साथ अगर हम जाएं तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द पर्सन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. And Jawaharlal Nehru, if we talk about him, so apart from being the first prime minister of our country, so इसके अलावा अगर बात करते हैं इनके बारे में तो इनकी किताब, इनकी जो बायोग्राफी है उसको क्या कहते हैं? एन ऑटोबायोग्राफी. एन ऑटोबायोग्राफी, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अनदर पॉइंट, glimpses of world history. Glimpses of world history, that is another book. Actually it is the transfer of letters. Letters transfer हुए थे between इंदिरा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इसके अलावा एक और किताब आती है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड दिस बुक वाज रिटन इन जेल व्हेन ही वाज जेल्ड इन अहमदनगर जेल. तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये अहमदनगर जेल में लिखा था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, दैट इज जवाहरलाल नेहरू. M.N. Roy, if we talk about, M.N. Roy was the person who founded the Communist Party. कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडेशन इन्होंने किया. प्लस ये जो पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी भारत में, ये कहां पे बनी थी? तो याद रखिएगा ताशकंद. इट वाज established in Tashkent. Other than that, M.N. Roy is also famous as the person who gave the idea to form a constituent assembly. He gave the idea, the formation of constituent assembly, which was further forwarded by Congress, and finally he is known as the person who gave this idea. Subhash Chandra Bose, we all know. Subhash Chandra Bose was an ICS officer. He left the services and he started as a leader in the Indian national movements. And Subhash Chandra Bose, if we talk about, was the founding father of INA, Indian National Army. So all these things are the things related to the 14th question. Please remember the answer of this question is B. Okay, which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत या जिसमें हमारे जो इंडियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका मिला था? ऑप्शंस है 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1853,
the Government of India Act of 1858 and the Indian Council Act of 1861. We all know, यहाँ पे एक बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि सबसे पहली बार अगर बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस को यहाँ पे अगर पहली बार मौका दिया गया था तो वो दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833. जी हाँ, याद रखिएगा इस पॉइंट को. इफ वी टॉक अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, हियर द फर्स्ट टाइम ये बात डिस्कस हुई थी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को भारतीयों के लिए ओपन करना चाहिए. हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को तो ओपन नहीं किया गया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो पहली बार यहां पे चर्चा जरूर हुई थी. सो व्हाट वी विल से दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दैट द शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज ओपन बट नॉट स्टार्टेड. Officially it was started in 1853. Okay, so please remember that. Plus कुछ बच्चों ने यहाँ पे कहा होगा 1861, but do remember it is asking about the administrative part, not about the legislative and all. Okay, so answer is A option, that is the Charter Act of 1833. Charter Act of 1833 was the one in which अगर हम कहें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था. और कौन बने थे? तो वो बने थे हमारे विलियम बेंटिक. कौन बने थे? विलियम बेंटिक बने थे, याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट वन. Okay, now we have some newspapers and we have on the other side the editors. So let's see. So Voice of India, the Bengali, the Sudrak and the Indian Mirror. And on the other side we have some founders or the editors. So let's see. So अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कुछ बहुत ही फेमस नाम हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं. लेकिन अगर मैं देखना शुरू करूं कि क्या क्या यहाँ पे आंसर्स हो सकते हैं, तो पहले सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं तो वॉइस ऑफ इंडिया. वॉइस ऑफ इंडिया जो है ये जाता है किसके साथ? ये जाता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाज द सेम पर्सन जो कि कौन सा मूवमेंट शुरू कर रहे हैं? स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं. तो याद रखिएगा, तो ए का किसके साथ जाता है? सेकंड के. ए सेकंड के साथ जाता है, तो मेरा आंसर यहीं पे आ जाता है. मेरा आंसर यहीं पे आ जाता है. मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर किसने लिखा था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी ने लिखा था. और अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो हमें मिल जाता है हमारा आंसर, दैट इज द बी ऑप्शन. यानी उसके हिसाब से अगर देखें तो बी जो है किसके साथ जाएगा? दादा भाई नौरोजी के. द सी विल गो विद द NN Sen and the Indian Mirror will go with the Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale was also the person who founded the Servants of Indian Society. Do remember that. And दादा भाई नौरोजी के बारे में तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा. नेक्स्ट वन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गदर पार्टी इज करेक्ट? गदर पार्टी के बारे में इसमें से क्या सही है? अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से जरा देखिएगा. गदर पार्टी, गदर पार्टी सबसे पहली बार कब फाउंडेशन हुआ गदर पार्टी का? 1913 सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की जो है फाउंडेशन हुई. अब बात करते हैं यहाँ पर. सो इट्स हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम वाज लोकेटेड इन वैंकूवर. इट वाज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ पंजाबी इमिग्रेंट्स. लाला हरदयाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड it strictly remained a non-violent movement. So if we talk about the headquarter and all, तो मैंने आपको अभी बताया कि वैंकूवर में युगांतर आश्रम जो है इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है. क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती हैं. इट वाज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द पंजाबी इमिग्रेंट्स. तो ऐसा नहीं है, बल्कि हाँ एक इंसिडेंट होता है जिसको कहते हैं कोमा गाटू इंसिडेंट. कोमा गाटू इंसिडेंट में काफी सारे लोग आ जरूर रहे थे, लेकिन पंजाबी इमिग्रेंट्स के द्वारा बेसिकली हम इसको नहीं कह सकते. ये तो है ही नहीं, नॉन वायलेंट तो है ही नहीं. और लाला हरदयाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये नहीं है. लाला हरदयाल जो है वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे. सेक्रेटरी जरूर थे. लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रेसिडेंट तो नाम आता है यहाँ पे हमारे सोहन सिंह भाकना का. ठीक है, तो उनका नाम याद रखिएगा. सो दैट इज अबाउट इट. सॉरी, तारकनाथ दास का. तो तारकनाथ दास का नाम आता है तो उनका नाम याद रखिएगा. द आंसर इज A option, that is the correct one. So Gadar party was founded in 1913 in San Francisco, but headquarter of the Yugantar ashram was located in Vancouver. Okay. Now the question is related to the Cripps mission. Please do remember my suggestion that 3 very important or 4 very important points. There's like August offer, Cripps mission, Wavell plan, and cabinet mission, and the Mountbatten plan.
all these plans are really important, so it would be really helpful for you in the exams अगर आप इनको बहुत अच्छे से करें, because sometimes they will give you the options related to them only, like just here the Cripps mission was rejected by the Congress, ये बिल्कुल ठीक बात है. It offered the dominion status instead of the full independence after the war, लेकिन आफ्टर द वॉर ये भी बिल्कुल अपने आप में ठीक बात है. अब हमें डिसाइड ये करना है कि क्या यहां पे हमें देखने को जो मिल रहा है क्या वो यहां पे सही है. ऑफर डोमिनियन स्टेटस यहां पे पूरी तरह से ऑफर नहीं किया गया था, प्लस दूसरी बात ये है यहां पे कहा गया था कि जो क्रिप्स मिशन है वो हमें यहां पे एक जो है स्वराज की बात करेगा, आजादी की बात करेगा, तो उसकी ये बात कर रहा था. तो यहां पे काइंड ऑफ ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता अगर हम बात करते हैं, क्योंकि क्रिप्स मिशन से पहले आया था अगस्त ऑफर डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, बट क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था दैट आफ्टर द वॉर वी विल सी दैट हाउ वी कैन मैनेज. ठीक है, यहाँ पे ये ना फुल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी ना डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता हुआ हमें दिखता है. ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है. तो हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो डू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. क्रिप्स मिशन जब आया तो कौन लेके आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एंड इन मार्च 1942 इस मिशन को लाने के बाद कौन सा मूवमेंट शुरू किया गया था, दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942 बाय द महात्मा गांधी, एंड इट वाज द लास्ट मूवमेंट ऑफ गांधी इन इंडिया. ओके, सो डू रिमेंबर दैट एज वेल. Okay, who was the president of Indian National Congress when the resolution of Quit India was passed? Okay, so if we talk about this one, so it was during the time the resolution of Quit India movement was passed. So basically अगर हम देखें यहाँ पे, so president of Indian National Congress from 1940 to 1945 was basically the अबुल कलाम आजाद. यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जो हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए हैं. बट इट वाज ड्यूरिंग द सेशन, इट वाज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम दैट व्हेन दे डिस्कस्ड अबाउट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है बच्चों, याद रखिएगा, दैट विल बी जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू वाज द पर्सन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी द टाइम द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज basically passed by the Congress. So for the whole time Abul Kalam Azad was the president, but for a time being जब ये discussion हो रहा है तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं. इस बात को याद रखिएगा. Next one, consider the following statement regarding the 1857 revolt. 1857 revolt के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ बातें हैं. The revolt was poorly organized and lacked a central leadership. ये बिल्कुल ठीक बात है. The Sikh and the Gurkhas actively supported the rebels. Okay, and the third one is the most of the Indian intelligentsia remained neutral or supported the British. Okay, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमसे वो पूछ रहा है करेक्ट कौन सा होगा. So for this one, if I say the first one and the second one is basically the correct. For the third one, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इंटेलिजेंशिया जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहे थे या इन्होंने पूरी तरह से जो है ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, तो ऐसा नहीं है. काफी लोग यहाँ पे इंडियंस को सपोर्ट करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे थे. इसमें अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर इवन लीड भी कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. तो अगर उसमें हम देखें तो यहाँ पे पहला वाला ठीक हो जाता है, दूसरा वाला मेरा ठीक हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं तो इसके ऊपर सबसे पहली बात, इसको एक मेयर सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं. एंड दिस वर्ड द मेयर सिपॉय म्यूटिनी, दिस वाज कॉइन्ड बाय द पर्सन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम, दैट वाज द पार्मर्स्टन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं डिज़रायली, देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड डिज़रायली एंड ही सेड that it was a national revolt. Who said that 1857 revolt was a national revolt? So there was a person called Disraeli. He said that it was a national revolt. Apart from that, the first war of independence, the book was written by Veer Savarkar, and that particular book contains the how this war was organized and how this war happened, and this was written by Mr. Veer Savarkar, VD Savarkar. Do remember that. Okay. Next one. Okay, so next one is the who of the following was associated with the
प्लेज मूवमेंट, प्लेज मूवमेंट से रिलेटेड इसमें से क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोशल सर्विस लीग, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और द थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेज मूवमेंट, सो प्लेज मूवमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे हमें दिख रहा है कि हम प्लेज लेने की बात कर रहे हैं। सो समवेयर इट इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ अ सोशल वर्क। सो प्लीज रिमेंबर दैट प्लेज मूवमेंट is basically related to the Indian Social Conference. So it is about the thing कि यहाँ पे हम pledge लें ताकि हम बहुत सारा सोशल वर्क जो है काफी सारा यहाँ पे कंडक्ट कर सकें। भारत में रहने वाले जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पुअर पीपल हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस क्लासेस वगैरह हैं, उन सभी के लिए। तो याद रखिएगा प्लेज मूवमेंट किससे रिलेटेड है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ओके, अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the third Anglo-Burmese war, there is a list of some events and a list of the viceroys. So third Anglo-Burmese war and the appointment of the Hunter Commission, the second Afghan war or the formation of the Durand Line. So there are certain events that happened and there are certain people. So अगर मैं बात करूं दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आपको याद होगा मैंने आपको अभी बताया था कि हंटर कमीशन दो प्रकार की आई थी, और हंटर कमीशन की अगर चर्चा की जाए तो आपको पता चलेगा कि एक आई थी 1882 में और एक आई थी आपकी 1919 में। हंटर कमेटी जो 1882 में आई थी वो एजुकेशन के लिए आई थी, और उस हंटर कमेटी को लाया गया था किसके समय में? रिपन के समय में। किसके समय? रिपन। तो अगर मैं बी के साथ देखूं तो बी के साथ क्या जुड़ता है आपका? सेकंड। और बी के साथ अगर मेरा सेकंड जुड़ जाता है तो उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मैच करते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि बी के साथ सेकंड केवल एक में ही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। बाकियों को भी देख लीजिए। सेकंड अफगान वॉर किसके समय पे हुआ था? लिटन। अगर फर्स्ट अफगान की बात करें, पहले अफगान वॉर की बात करें, तो बच्चों याद रखिएगा वो किसके समय पे हुआ था? दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑकलैंड। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑकलैंड। डूरंड लाइन लैंसडाउन के समय आई थी। डूरंड लाइन इज द लाइन दैट डिवाइड्स द इंडिया फ्रॉम द अफगानिस्तान। एंड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, ये किसके समय पे हुआ था? डफरिन। डफरिन इज आल्सो फेमस एज द वाइसरॉय, जिनके समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बटलर कमेटी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1927? सो 1927 में याद रखिए दो कमीशंस बनी हैं, एक बटलर कमेटी और एक बनी थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो बनी उसके रिकमेंडेशन के आधार पर जो बना था वो बना था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे बटलर कमेटी को देख लेते हैं। तो इट वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द रिलेशंस बिटवीन द पैरामाउंट पावर एंड द इंडियन स्टेट्स। It recommended that the Indian state should not be handed over to the Indian government responsible to an Indian legislature without their consent. It suggests a clear definition of paramountcy and it was chaired by Sir Harcourt Butler. और यहाँ पे वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अगर हम इनकरेक्ट के हिसाब से जाते हैं तो हमें बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही साबित होते हुए दिखाई देते हैं, एक्सेप्ट द ओनली वन दैट इज द सी, क्योंकि पैरामाउंटेंसी की कोई बात ही नहीं होती। पैरामाउंटेंसी एक बहुत ही डिफाइंड क्लियर चीज है कि कौन पैरामाउंट रहेगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा। बट अब ध्यान से सुनिए, द बटलर कमीशन वो कमीशन है जिसका काम था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका आपस में कैसा रिलेशन होगा। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना था, तो उसके हिसाब से चेंजेस लाने थे। फॉर दैट पर्पस बटलर कमीशन का गठन किया गया था। एक और बात, ये वही व्यक्ति हैं हार्कोर्ट बटलर जिनके नाम से आप जाओगे तो आपको कानपुर में मिल जाएगा HBTI कानपुर, दैट इज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। Other than that, all the options are correct. The answer of this question basically is the C option because it does not talk about the definition of paramountcy. ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। Okay, the British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction, and tyrannical and mean. Who made this observation? So another question from the statement type of questions. तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इज रोटन टू द कोर, करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टायरेनिकल एंड मीन। सो ये ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमें किस व्यक्ति की दिखाई देती हैं? तो याद रखिएगा, दिस ऑब्जर्वेशन वाज गिवन बाय सिस्टर निवेदिता हु वाज एन एसोसिएट ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्वामी विवेकानंद, सो ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन बनाया था इन्होंने बेलूर में, और रामकृष्ण मिशन जो है वो बेसिकली आइडियोलॉजी है स्वामी विवेकानंद की, और स्वामी विवेकानंद वाज द फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण परमहंस।
एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्वामी विवेकानंद, सो इनका बर्थडे होता है 12 जनवरी, जिस दिन हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे. एंड ऑल्सो इफ वी गो इनटू तमिलनाडु, अगर हम तमिलनाडु जाते हैं तो वहां पे हमें मिलता है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल. एंड स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और दूसरी तरफ हमें स्टैचू मिलता है थिरुवल्लुवर स्टैचू. दोनों के बीच में ग्लास ब्रिज बनाया गया है दैट कनेक्ट्स बोथ ऑफ देम. सो दैट इज द थिंग. सो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका है, सिस्टर निवेदिता. Savitribai Phule, and she was the wife of Jyotiba Phule, and she is famous for introducing the education for women. And apart from that, if we talk about Annie Besant, so Annie Besant was the one जो क्या लेके आई थी, होम रूल मूवमेंट. क्या लेके आई हैं, होम रूल मूवमेंट अपने साथ लेके आई हैं. इसके अलावा अगर बात करते हैं सरोजनी नायडू, सो सरोजनी नायडू इज फेमसली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ये नाइटिंगेल कहलाती हैं, भारत की कोकिला कहलाती हैं. And also remember that Sarojini Naidu was the first Indian woman governor in any state in India, and she became the governor of UP. Okay, so do remember that point. And if we talk about UP, so UP की पहली महिला chief minister, first female chief minister was Sucheta Kriplani. She was the wife of JB Kriplani, the Acharya Kriplani. Okay, so that was the one. So answer for this question will be A option, that is Sister Nivedita. Okay, next one. The cabinet mission plan rejected the demand for a sovereign Pakistan, and it believed that a separate state would not solve the communal problem and would create administrative difficulties. तो यहाँ पे दो बात कह रहा है. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आया. तो कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946, and who was the president of this cabinet mission? The president of this mission was पैथविक लॉरेंस. कौन आए थे, पैथविक लॉरेंस आए थे. ओके, एंड व्हाट वाज द पर्पस, द कैबिनेट मिशन वाज देयर टू टॉक अबाउट टू थिंग्स. वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड अनदर थिंग इज कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या इस डिस्प्यूट को, इस पूरे जो एक सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है, क्या इसको हम साइड करके भारत को एक यूनियन के तरीके से चला सकते हैं या नहीं. बट एट लास्ट कैबिनेट मिशन जो है वो एक रिकमेंडेशन देता है दैट वी मस्ट इंट्रोड्यूस ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आफ्टर 10 years वी विल सी दैट इफ एनी स्टेट वांट टू डू अ पार्ट और नॉट फ्रॉम द यूनियन. सो ये सारी बातें कैबिनेट मिशन कर रहा था. अब अगर हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन जो है रिजेक्ट कर देता है डिमांड फॉर द सॉवरेन पाकिस्तान. तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 10 साल बाद ये जो 3 ग्रुप्स हैं वो ये देख सकते हैं, तय कर सकते हैं कि वो अलग होना चाहते हैं या नहीं. It is believed that a separate state would not solve the communal problems and would create the administrative difficulties. तो ये बिल्कुल ठीक है, और आर हमें बहुत अच्छे से बता रहा है कि ए क्यों हुआ था. सो द आंसर इज ए. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन से पहले क्या आया था, वेवल प्लान आया था, देन कैबिनेट मिशन आया था. कैबिनेट मिशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. फिर उसके बाद आपका आता है एटलीस्ट का डेक्लेरेशन. एटली डेक्लेरेशन हुआ था फरवरी 1947 में. फिर आते हैं माउंटबेटन भारत, और माउंटबेटन सबसे पहले लेके आते हैं डिकी बर्ड प्लान. सो डिकी बर्ड प्लान को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था द बाल्कन प्लान. उसको जवाहरलाल नेहरू ने बाल्कन प्लान कह के रिकॉग्नाइज किया था. उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर आता है हमारा माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान, एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है पास होता है जुलाई 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, और फाइनली अगस्त 1947 में आजादी मिलती है. ठीक है, तो ये चीज आ जाती है आपके इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेहरू रिपोर्ट इज करेक्ट. नेहरू रिपोर्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात, नेहरू रिपोर्ट कौन से सेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी. सो इट वाज द कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1928, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट वाज गिवन टू द कांग्रेस कि आप हमसे बेहतर बना के दिखा सकते हैं तो दिखाइए. तो साइमन कमीशन आया था. साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था. सो इन चैलेंजिंग दैट वी बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोतीलाल नेहरू, and under the guidance of Motilal Nehru the Nehru report was organized. So it demanded the complete independence. ये बेकार की बात है क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 1929 में लाहौर सेशन में हुई थी. It recommended a federal structure with residuary powers to the provinces. तो ये चीज आ जाती है. तीसरा कहता है it proposed the joint electorates with the reservation of seats for Muslims, और fourth कह रहा है it was accepted by the Muslim League in its
एंटायरिटी। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट, जैसा मैंने कहा कि कई बार रिपोर्ट्स वगैरह पे काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पहली बार ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, ये यहाँ पे जिक्र हुआ ही नहीं, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग एज इन इट्स एंटायरिटी, तो ये भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग थोड़ा सा सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट की मांग कर रही थी। सो इट प्रपोज द जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम्स। ये यहाँ पे जो है हमें एक करेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक भी कांग्रेस का या नेहरू का ये मानना था कि भाई जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। बट दे ऑफर्ड फॉर द जॉइंट इलेक्टोरेट बट नॉट फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। सो डू रिमेंबर दैट on one side we introduced the Nehru report, but on the other side if we talk about Jinnah, so Jinnah यहाँ पे क्या देते हैं, Jinnah यहाँ पे देते हैं अपनी 14 डिमांड्स, जिन्ना यहाँ पे अपनी क्या देते हैं 14 डिमांड्स यहाँ पे रखते हैं। आफ्टर दैट जब ये सब चल रहा था तो पूर्ण स्वराज की मांग होती है, फिर गांधी वापस से एक्टिव हो जाते हैं, एंड जैसे ही महात्मा गांधी वापस एक्टिव होते हैं तो वो अपनी कुछ 7 डिमांड्स रखते हैं इन फ्रंट ऑफ इरविन। जब वो डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो एक जो मूवमेंट शुरू करते हैं जिसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसको भी याद रखिएगा। सो दिस वाज द वन। नाउ नेक्स्ट वन, द अकाल मूवमेंट। अकाल मूवमेंट इन 1920s, सो सॉरी इट वाज, इफ वी टॉक अबाउट द अकाल मूवमेंट, सो अकाल मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा इट वाज स्टार्टेड बाय मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने इसकी शुरुआत करी थी, and it was basically a movement in the Punjab region and it was against the agrarian policies that were introduced by the Britishers. अगर हम बात करते हैं भगत सिंह जी की, तो भगत सिंह जी के जो गुरु हैं या भगत सिंह जिनको अपना आइडल मानते थे वो कौन थे, करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा जी की फोटो अपनी जेब में रखा करते थे। भगत सिंह जी जो हैं ये अगर बात करते हैं तो नौजवान भारत सभा, ये क्या बनाते हैं, नौजवान भारत सभा बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं भगत सिंह जी की, तो भगत सिंह अपने लेख जो हैं किस नाम से लिखा करते थे, बलवंत सिंह, या फिर मैं बात करूं तो एक और नाम ये यूज करते थे, विद्रोही। तो ये दो नाम हमें इनके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आ जाती है किसके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, इनका नाम याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 27th का आंसर होगा सी, दैट इज द मास्टर तारा सिंह। नाउ नेक्स्ट वन, ओके, अगेन यहाँ पे जो है हमें कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या नाम मिलता है हमें, धर्म सभा, राधाकांत देव, देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री एंड राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। तो यहाँ पे 3 बातें पूछी गई हैं, क्या ये स्टेटमेंट्स या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या ये इन लोगों से मैच करते हैं या नहीं। तो अगर मैं बताऊं बच्चों तो याद रखिएगा ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इवन मैं आपको बताता हूं धर्म सभा जो राधाकांत देव जी ने बनाई थी ये किसके अपोज में बनाई गई थी, सो इट वाज अपोजिंग द ब्रह्मो समाज। ये ब्रह्मो समाज के अपोज में बनाई गई थी, जो ब्रह्मो समाज बनाया गया था 1928 में बाय द राजा राम मोहन रॉय, तो उसके अगेंस्ट बनाया गया था आपका धर्म सभा। और ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1, 2 एंड 3, इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following was the main reason for the launch of the individual satyagraha? So individual satyagraha was a very important event. It was started in September 1940. in September 1940 में गांधी जी ने शुरू किया था। एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह का पर्पस था कि जो भी लोग इसके द्वारा भेजे जा रहे थे गांधी जी के द्वारा, उसमें इन लोगों को जाना था, लोगों के बीच, भारतीय लोगों के बीच, और जाके उनको ये बताना था दैट व्हाई वी शुड नॉट ज्वाइन दी वर्ल्ड वॉर, व्हाई वी शुड नॉट हैव द ब्रिटिशर्स इन द वर्ल्ड वॉर। और उसके लिए सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, ये कई बार पूछा जाता है, who was the first individual satyagrahi? That was Vinoba Bhave. The second one was Jawaharlal Nehru and the third one was the Brahmdatt. Okay, so do remember that as well. So अब बात करते हैं कि इसमें से क्या रीजन था। तो डिमांड द पूर्ण स्वराज, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अगस्त ऑफर एंड लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी गलत है, ये भी गलत है। टू सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टू डिमांड द इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। सो अगर हम यहाँ पे देखें इस चीज को, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने जैसा बताया अगस्त ऑफर आया था और अगस्त ऑफर के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट तो हम कर ही नहीं रहे थे, पूर्ण स्वराज पहले हो चुका था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन,
कि आपका प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अगस्त ऑफर एंड द लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसके लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। टोटल मिला के 25,000 लोगों को यहाँ पे ऐड किया गया था। एंड सबसे पहले कौन बने थे? विनोबा भावे, दूसरे बने थे जवाहरलाल नेहरू एंड तीसरे बने थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। बॉम्बे के पवनार से इसको शुरू किया गया था मूवमेंट को, द इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, द लास्ट वन फ्रॉम दिस सेट, on one side we have the foreign travelers and on the other side we have basically the context that when they particularly traveled. So here are the list: Webb Miller, Louis Fisher, William Digby and Catherine Mayo. So if we talk about all of them, so they visited during the particular time, like the Dharsana salt works. It happened in 1930. ये बड़ा ही फेमस इवेंट है जहाँ पे एक मिल के बाहर पूरी की पूरी कांग्रेस के लोग जो हैं वो जाते हैं और जाकर प्रोटेस्ट करते हैं और वहां पे काफी कांग्रेस के लोग घायल होते हैं। तो दैट वाज द धरसना क्विट इंडिया मूवमेंट। बेसिकली इट हैपेंड इन 1942 एंड अदर टू इवेंट्स हैपेंड ओकेजनली एंड रेगुलरली। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब सबसे पहले, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा दैट वेब मिलर। वेब मिलर जो है बच्चों, ये आपके चले जाते हैं किसके साथ? तो ये चले जाते हैं धरसना सॉल्ट वर्क्स के साथ। तो यानी ए का हो जाएगा 1, ए का 1 हो जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन खत्म एंड ये भी खत्म। तो मेरे पास दो बचते हैं, या तो ए या फिर सी। अब अगर मैं इसके बाद देखूं तो मुझे क्या मिलता है? लुइस फिशर मिलता है। और लुइस फिशर बच्चों ये किसके समय पे आए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मेरा सही आंसर यहाँ पे क्या निकल के आएगा? दैट इज द ए ऑप्शन, A1, B2, C3 एंड D4। ओके, सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर very helpful to you and you will find lot of information from them. And as I said that modern history is a very important part, so I recommend that all of you must do these questions as it will help you a lot in your upcoming exams. And rest, do your best, take care and Jai Hind guys.